आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम लोग इनसाइट के 24 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को इनसाइट की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो डिस्कस करने से पहले एक बार हम लोग पिछले 2 दिनों का रिवीजन कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिवीजन करना। स्टार्टिंग फ्रॉम 23 हमारे टॉपिक्स थे सोलर इक्लिप्स, अर्थक्वेक, इंडिया चाइना, जापान चाइना, चाइना यूएन और फ्लोरीन इन द एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स और लोन वोल्फ थ्रेट। तो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। एनुअल सोलर एक्लिप्स हुआ था 21 जून को, और इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक टोटल होता है, ठीक है, एक एनुलर होता है और एक पार्शियल होता है। तो टोटल इस तरह से दिखता है पूरा ब्लैक, एनुलर में एक सर्कल रिंग बन जाता है, पार्शियल में आधा होता है। 2 टाइप की शेडोज़ होती हैं मून की, ठीक है, डार्क शेडो को बोलते हैं अम्ब्रा और लाइटर को बोलते हैं पेनम्ब्रा। एनुलर सोलर एक्लिप्स जो होता है वो उस टाइम होता है जब जो मून होता है ना, वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, लेकिन उसका डिस्टेंस इतना होता है कि एक रिंग फॉर्म हो जाता है, अर्थ के ऊपर से एक रिंग फॉर्म दिखाई दे रहता है। ये हमारे लिए ज़्यादा मेजर था। अर्थक्वेक्स मिज़ोरम के अंदर क्यों आते हैं? पहली बात को, रिसेंटली वहाँ पर 5.1 मैग्नीट्यूड के 2 अर्थक्वेक्स आए थे। तो ये जो है ना ज़ोन 5 में आता है, और ज़ोन 5 जो है वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। आप लोगों के मैप को एक बार देखना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। एज सच ये मैप कभी पूछा नहीं जाएगा, आपको मैप कभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटीक्लाइंस क्या होते हैं, सिंक्लाइंस क्या होते हैं, इसमें आपको सामने शेप्स दिखाई दे रही हैं। जो डाउनवर्ड को जाता है अर्थ के सिंक्रोनस में, मैंने एक शॉर्टकट बताने की कोशिश की थी आप लोगों को। अर्थ के सिंक में सिंक्लाइन हो गया और अर्थ के एंटी में एंटीक्लाइन हो गया। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें पेंगोंग लेक की हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देखने की बात की थी। इंडिया चाइना का डिस्प्यूट चल ही रहा है। किसी भी चाइना ने, सुनने में आ रहा था कि चाइना जो है वो नेपाल को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नेपाल ने अपना जो नया मैप बनाया था उसके लिए। लेकिन अभी नई खबर ये भी आ रही है कि नेपाल के अंदर भी चाइना ने कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट करवा दिया है। तो चाइना ने हर तरफ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्ट कर दिए, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि रशिया के साथ उनके कोई ऐसा डिस्प्यूट अभी तक आया नहीं है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास पेंगोंग लेक होता है, 14,000 फीट के ऊपर है। ये 45 किलोमीटर स्ट्रेच जो है इंडिया के पास है, 135 में से, और जो रिमेनिंग है वो चाइना के पास में है। और पेंगोंग लेक जो है एक ब्रैकिश वाटर लेक है। यहाँ पे ये टेथीस जियोसिंक्लीन से बना था। हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। डिस्प्यूट के अंदर कभी भी डिस्प्यूट की ना इंटरनल डिटेल्स नहीं आएगी क्वेश्चन के अंदर, कोई नहीं पूछेगा आपसे ये वाली चीज़ें। आपको पेंगोंग लेक के बारे में पूछा जाएगा, आपको एलएससी के बारे में पूछा जाएगा, आपको कराकोरम के बारे में पूछ लेंगे, ये चीज़ें आपसे ज़रूर पूछ लेंगे वो लोग। जापान ने अपने कुछ डिस्प्यूटेड आइलैंड थे तो चाइना के साथ उनको रीनेम कर दिया है, ठीक है। पहले इनका नाम जो चाइना के अंदर इन आइलैंड को बोलते दायोयू, और जापान के अनऑफिशियली इसको बोलते थे सेंकाकू। तो जापान ने इसको, जब चाइना इंडिया के साथ डिस्प्यूट में बिजी था तो चाइना ने मौके का फ़ायदा उठा करके शांति से इसका नाम तोनोशिरो सेंकाकू कर दिया है। एक्चुअली में यूनाइटेड स्टेट ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनको अपने अंडर ले लिया था आइलैंड्स को, लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने जापान को इनको वापस दे दिया था। तो तब से ये जापान के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। अनइनहेबिटेड आइलैंड्स हैं, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो इसी बात का चाइना ने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया है, और अब आगे क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखते चलेंगे। चाइना ने ज्वाइन करना चाहता है यूएन की जो आर्म स्टेट ट्रीटी है। यूएन की आर्म स्टेट ट्रीटी है, उसका इंडिया पार्ट नहीं है, ठीक है। और इसके बारे में मेजर ये है कि जितने भी वर्ल्ड के अंदर आर्म्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड होता है ना, उस सबको रेगुलेट करने के लिए यूएन ही करता है, ठीक है। और यूएस ने लास्ट ईयर बात की थी कि वो भी इससे विड्रॉ करना चाहता है। हालांकि रशिया भी इसका पार्ट नहीं है अभी तक, लेकिन चाइना ने इंटरेस्ट दिखाया है। एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स का मतलब होता है ऐसे स्टार जिसके अंदर हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो स्पेस के अंदर एक अबंडेंट मटीरियल है। मटेरियल नहीं, मैं कहूँगा एलिमेंट है, ठीक है। तो एक एक्सट्रीम हीलियम स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन हीलियम बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे कुछ 21 स्टार्स के आसपास हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए गए। तो इंडिया के एक इंस्टीट्यूट ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने वहाँ पर फ्लोरीन को डिटेक्ट किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर फर्दर रिसर्च होगी। लोन वोल्फ थ्रेट जो था इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। लोन वोल्फ के अंदर क्या होता है कि कोई भी इंसान किसी की आइडियोलॉजी, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी, उनके बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर उन्हीं के तरीके की हरकतें पब्लिक में करना स्टार्ट करता है, वॉयलेंस क्रिएट करता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, सोसाइटी के पीस को डिस्टर्ब करता है। एक चीज़ दूसरी टर्म होते हैं स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स क्या होते हैं? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये ना एकदम से शांत रहते हैं, ये कहीं पर भी रह रहे होते हैं, और इनको मोटिव के साथ ही इन्वोक किया जाता है। यानी कि ये टेररिस्ट ही होते हैं। सपोज करते हैं आपके एरिया में टेररिस्ट रह रहे होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं होगा, कुछ सालों से रह रहे होंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तब ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट होता है इनका, और तब ये वहाँ पर जो भी वायलेंस है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने तब करते हैं। लोन वोल्फ का ऐसा नहीं होता है, लेकिन लोन वोल्फ के केस में थोड़ा सा नुकसान ये होता है कि इनका पता नहीं चलता है। ये बहुत लो स्केल के ऊपर होते हैं, कोई भी रैंडम इंसान इस तरह का वायलेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। इनका डायरेक्टली एज सच कोई कनेक्शन नहीं होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये अपने आप ही, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी, स्पेशली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनसे बिलीव्स को, उनसे इन्फ्लुएंस होने के बाद ऐसी हरकतें करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं 22 जनवरी के हम लोगों ने क्या किए थे। सीक्रेसी ऑफ बैलेट, मधेसीज यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, गरीब कल्याण रोजगार योजना और इंटरक्रॉपिंग।
सीक्रेसी ऑफ बैलेट के अंदर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक इलाहाबाद के हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक डिसीजन दिया है कि भैया जो ये आप वोटिंग वगैरह करते हो ना बैलेट के थ्रू, उसमें इस वोट की सीक्रेसी को मेंटेन करना ये एक राइट होता है, एक प्रिविलेज होता है वोटर को। उसकी अपनी चॉइस है, अगर वो बताना चाहे तो बता दे, लेकिन उसका एक बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है, उसको आप फोर्सफुली उससे पता नहीं कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 94 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स के अंदर है। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में डायरेक्टली गिवन है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। मधेसीज ने अपोज किया नेपाल का एक नया रूल। नेपाल ने एक नया रूल निकाला कि अगर आप किसी फॉरेन वुमेन से शादी करते हो तो 7 साल तक उसको नेचुरलाइज सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। 7 साल के लिए उसको 7 राइट्स दिए जाएंगे, लेकिन उसमें अपनी बेसिक फंक्शनिंग कर सकती है, बिजनेस वगैरह करना, जॉब करना, कुछ फिक्स और मूवेबल एसेट्स को खरीदना बेचना। मधेसीज की बात में क्या कहते हैं, ये नेपाल के साउथ रीजन में रहने वाले लोग हैं। जनरली इन लोगों का बिहार के बॉर्डर के आसपास रहना होता है, तो बिहार के लोगों के साथ इनके सोसाइटी का जो इंटरेक्शन बहुत होता है। यहाँ पर कम्युनिटी में बहुत सारा मेल मिलाप होता है, इवन मैरिजेस भी होती हैं। तो इस तरह की सिटीजनशिप की अगर अमेंडमेंट आएगी तो कुछ लोगों की कम्युनिटीज़ के अंदर अनसर्टेनिटीज़ भी आएंगी। और अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल ने रिसेंटली कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक का जो एरिया है, जो कि करंटली इंडिया के कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन में है, उसको लेकर एक अपना नया मैप बनाया था, जिसमें उन्होंने इस एरिया को अपने ही मैप के अंदर ऐड कर लिया है। ये नेपाल का मैप है, काठमांडू इसी कैपिटल है। नीचे का जो एरिया आपको दिख रहा है रेड, ये पूरा का पूरा मधेसीज का एरिया होता है। यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, FATF के बारे में आपको पता ही होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसी का एक एसोसिएट मेंबर होता है। ये 2004 में बना था। इसका बेसिकली काम होता है जो FATF की 40+9 रिकमेंडेशंस होती है ना, उन सबको असिस्टिंग मेंबर स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करवाना। गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत जो गरीब के जितने भी गरीब होते हैं ना, उन लोगों के लिए कुछ 50,000 करोड़ रुपए के पब्लिक वर्क सेटअप किए जाएंगे 116 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। इसमें से 125 दिन की कैंपेनिंग होगी, ठीक है। स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। 6 स्टेट्स के अंदर भी ये चलाया जा रहा है, जिसमें 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या होते हैं, जनरली जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है ना, वो बहुत लो होता है। और ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये स्पेशली जो 6 स्टेट्स चूज़ किए गए हैं, वो स्टेट्स हैं जहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स के काउंट है ना, वो सबसे ज़्यादा है। इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो केरला की गवर्नमेंट ने एक नया लॉ वगैरह प्लान किया है कि कुछ मॉडिफाई करेंगे लॉज अपने, ताकि जो इंटरक्रॉपिंग का जो सिस्टम है ना, उसको और बड़े लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट किया जा सके, ताकि उन लोगों की जो दूसरे नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है ना फूड इंपोर्ट की, उसको रिड्यूस कर सके। तो इन्होंने प्लान किया कि 8 लाख हेक्टेयर का एरिया है केरला के अंदर, और अमेंडमेंट के बाद वो कुछ 2 लाख हेक्टेयर के आसपास को फ्री कर देंगे इंटरक्रॉपिंग के लिए। प्लान को प्रपोज करने के लिए केरला की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने 23 एग्रो क्लाइमेटिक सेक्टर्स बनाए हैं। और इंटरक्रॉपिंग इंपॉर्टेंट क्यों होती है, देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके। टाइम आपका बचता है, पैसा आपका बचता है, एक ही ज़मीन से आप न्यूट्रिएंट को पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, ठीक है। पर 4 टाइप की इंटरक्रॉपिंग होती है, मिक्स्ड इंटरक्रॉपिंग, रॉ इंटरक्रॉपिंग, रिले इंटरक्रॉपिंग और स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। एडवांटेजेस में आपको बताऊँ, सोइल इरोजन बचता है, सोइल सरफेस इवेपोरेशन बचता है, लेकिन कुछ नुकसान भी होते हैं। टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, ठीक है। मैंने एडवांटेज में बोल दिया था कि टाइम कम बचता है, लेकिन नहीं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वो मैंने गलत बोल दिया वहाँ पर। और एक मैकेनाइज्ड फॉर्म नहीं होता। सबसे बड़ा चैलेंज इसमें प्लानिंग की बात होती है, किस तरीके से आप इसको प्लान करेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए, अब हम लोग चलते हैं मेन न्यूज़ के ऊपर। 24 जून के अंदर पहले टॉपिक देख लेते हैं, हु वाज चोलुंग सुक्पा, ठीक है। और वरियम कुन्नाथ कुंजा हमीद हज्जी सेकंड टॉपिक है। व्हाट इज़ विक्ट्री डे, विक्ट्री डे क्या होता है, ये रशिया का होता है। सेक्शन 309 IPC का क्या है, पतंजलि ने कोरोना वायरस की मेडिसिन निकाली, उसके ऊपर क्या चल रहा है, कंट्रोवर्सी आ गई एकदम से। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम क्या है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इन GEM प्लेटफॉर्म, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करते हैं चोलुंग सुक्पा के साथ। ये टॉपिक हमारा GS1 का है, ये कवर होता है इंडियन कल्चर, जिसमें सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स के अंदर। चोलुंग सुक्पा कौन थे, तो पहले न्यूज़ में जान लेते हैं, नाम उठ के कहाँ से आए एकदम से। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कोलकाता के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं गर्ग चटर्जी, उनको अरेस्ट करने के लिए बात कही है। तो क्यों कही है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो चोलुंग सुक्पा था ना, वो एक चाइनीज़ इन्वेडर था, ठीक है। तो हमको सुक्पा के बारे में जानना है, हमको ये न्यूज़ के बारे में नहीं जानना कि कौन किसको अरेस्ट करने की बात कर रहा है, ये तो ऊपर की बात है, इसको कोई नहीं पूछने वाला है आपसे। लेकिन हमको ये जानना है कि सुक्पा कौन थे। 13th सेंचुरी के वो एक रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने अहोम किंगडम की फाउंडेशन डाली थी, ठीक है। और 6 सेंचुरीज तक इस किंगडम ने राल किया था। 6 सेंचुरी मतलब 600 साल तक। जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स थे ना, ट्रेस देयर हिज रूट्स टू बर्मा। कंटेम्प्रेरी स्कॉलर का मतलब क्या होता है कि कंटेम्प्रेरी मतलब उसी टाइम में एग्जिस्ट करने वाले जो स्कॉलर्स थे। उन्होंने कहा था कि इनके जो रूट्स थे ना अहोम किंगडम के, वो कहीं ना कहीं बर्मा के अंदर थे। उनको वाइडली रेफर किया गया था, ही वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ बोर असम और ग्रेटर असम। सुक्पा उनका कहा यह जाता है कि वो एक जगह छोड़ के आए थे मोलुंग AD 1512 में 8 नोबल्स और 9000 मैन, वुमेन और चिल्ड्रन के साथ, जिसमें मोस्टली मैन थे। अभी मोलुंग कहाँ पर है, मोलुंग आज की डेट में वही बर्मा, और बर्मा के बाद उसको अब नाम हो गया म्यांमार। तो इट वाज
Cheradio that Sukpa established his first small principality, sowing the seeds of further expansion of the Ahom kingdom. तो ये जगह का नाम है चेराडियो, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये जगह अगर न्यूज़ में आ गई है ना तो इनके बारे में पता होना चाहिए। अभी किसी पॉलिटिकल एंगल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन लोकेशन का, इस लीडर का नाम आ गया है, तो फिर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ये मेंस में नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखना। फाउंडर ऑफ द अहोम किंगडम हैड देयर ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज थी, खुद का रिलीजन था, और कुछ सेंचुरीज तक ये कहा जाता है कि उन्होंने कुछ सेंचुरीज के बाद उन्होंने हिंदू रीजन को भी अपना लिया था, और आसामी लैंग्वेज तो उनकी थी। कोमेमोरेट करने के लिए, यानी कि उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट के अंदर सुखपा एंड उसके रूल के लिए असम के जो लोग हैं ना वो असोम दिवस मनाते हैं दिसंबर 2 को हर साल। इंस्टा लिंक्स में हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे थे। अहोम्स कौन होते हैं हम लोगों ने देख लिया। ये जो अहोम किंगडम वाले थे जो इन्होंने स्टार्ट किया था सुखपा ने। सुखपा कौन थे, टेरिटरी को एक्सपेंड कैसे किया था, मूव करके, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ असोम दिवस हो गया। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द असम एंड नेबरिंग स्टेट्स, अरे यार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का क्या मैप दिखाऊंगा मैं आपको पता ही है। वेयर वाज मोलंग, ये बर्मा जो अपना मैंने बताया आपको भी, म्यांमार। राइट ए नोट ऑन द चोलंग सुखपा एंड इज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द अहोम कम्युनिटी। अब ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, ये हमको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा मेंस का क्वेश्चन, लेकिन हम लोग मेंस के क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, GS1 में ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रीडम स्ट्रगल। उसके वेरियस स्टेजेस क्या क्या हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन थे, कंट्रीब्यूशंस क्या थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के। अब ये नाम थोड़ा ध्यान से सुनना, वरियम कुन्नत कुंजा हमीद हाजी, ठीक है, वरियम कुन्नत कुंजा हमीद हाजी। अब मैं इसको बार बार न्यूज़ में हाजी के नाम से ही प्रोनाउंस करूँगा, वरना हम लोग बहुत टाइम लगा देंगे इसके अंदर। फ्रीडम फाइटर थे हाजी, ठीक है। उनकी जो लाइफ है वो बहुत पोर्ट्रे करती है सिल्वर स्क्रीन के ऊपर, उनकी लाइफ को दिखाने की बात की जा रही है, मूवी बनने के ऊपर बात हो रही है, जिसके अंदर मलयालम एक्टर पृथ्वीराज सुकुमरन स्टार करेंगे, उनका रोल प्ले करेंगे। तो हाजी कौन थे, 1870 के अंदर इनका जन्म हुआ था। बहुत ही बहादुर फ्रीडम फाइटर थे। कहते हैं कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ ही खड़े हुए थे केरला के मालाबार रीजन में 20th सेंचुरी में। अच्छा, ये मालाबार क्या होता है, कोंकण क्या होता है, कोरोमंडल क्या होता है, ये मुझे आप बताएंगे आज आंसर के अंदर। देखते हैं किसको पता है, किसने ज्योग्राफी का थोड़ा, और ये तो मतलब बहुत बेसिक था, स्कूल टाइम भी हम लोगों ने सबने पढ़ा था। हिंट मैंने दे दिया, मालाबार, कोंकण, थोड़ा ईस्टर्न वेस्टर्न घाट का आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन आप बताइए क्या चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रेजिम बनाया था अपना खुद का, यानी कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एक उन्होंने शासन किया था एक जगह पर। उनके पिताजी थे जिनका नाम था मोहिद्दीन कुट्टी हाजी, ठीक है। उनको जेल भेज दिया गया था अंडमान आइलैंड के अंदर। अंडमान आइलैंड के अंदर ना एक बहुत पॉपुलर जेल है, उसको बोलते हैं सेलुलर जेल, उसी को काला पानी की जेल भी बोला जाता है। अब ये काला पानी की जेल इज़ अ डिफरेंट थिंग, और जो उत्तराखंड में जो काला पानी, जहाँ पर इंडिया का नेपाल का डिस्प्यूट चल रहा है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। क्योंकि उनके जो पिताजी थे ना वो भी पार्टिसिपेट करते थे ये जो रिबेलियन के अंदर, जो भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। तो इतना पर्सनल इंसिडेंट उनकी लाइफ का इतनी छोटी उम्र के अंदर, इनसे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इनके ऊपर, बहुत भारी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ था। इसी कारण उन्हीं का बदला लेने के लिए ये प्लेड एन इम्पॉर्टेंट इन लाइटिंग द फायर ऑफ द वेंजेंस इनसाइड कुंजा हमीद, ठीक है। तो कुंजा हमीद के अंदर ये छोटा सा इंसिडेंट, उनके पिताजी को जेल भेजने का इंसिडेंट, काफ़ी था कि उनको भी उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर बना लिया खुद को। उन्होंने कला का इस्तेमाल किया था, आर्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू रैली द लोकल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रैली निकालने के लिए, रैली में लोगों को बताने के लिए, लोगों को उनके खिलाफ जागरूक करने के लिए किस तरह का अत्याचार हमारे ऊपर कर रहे हैं। हाजी ने, कुंजा हमीद ने आर्ट का, कला का इस्तेमाल ज़्यादा किया था। उन्होंने अपना सपोर्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी दिया था, खिलाफत मूवमेंट को भी दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आपको पता ही है, खिलाफत मूवमेंट में आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया था ना, तो टर्की ने जो उनके फेवरेबल कंट्रीज़ थी ना, यानी कि जो टर्की की जो फ्रेंड कंट्रीज़ थी, उनके अगेंस्ट जाकर, ठीक है, और दूसरों का सपोर्ट किया था। तो इसी बात को लेकर ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर जो खालिफ थे, कैलिफ, ठीक है, अब कैलिफ बोलोगे किसको बोलोगे, वहाँ के जो मुस्लिम शासन के जो शासक थे ना सबसे बड़े, उनके पद को बिल्कुल हटाने की बात कर दी थी, उस चीज़ को ख़त्म करने की बात की थी। उसी के अगेंस्ट में मुस्लिम लोगों ने ये एक कैंपेन चलाया था, एक मूवमेंट चलाई थी। तो इंडिया में इसको उन्होंने यही नाम दिया था, खिलाफत मूवमेंट। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो इंडिया के ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ इसको चला रहे थे, खिलाफत मूवमेंट को, कि भैया आप लोग टर्की के अंदर हमारे कैलिफ के सिस्टम को ख़त्म करने की बात कर रहे हो। इस मूवमेंट को बहुत लोगों ने साथ दिया था। शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 भाइयों ने इसको अग्रणी होकर, इसका बीइंग द पायनियर, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, स्टार्टिंग की थी। और अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन महात्मा गांधी का इसको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। द मोमेंट महात्मा गांधी जी का सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट को मिला था, ये बहुत ही लार्ज स्केल पर बढ़ गई थी। तो हाजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट दोनों को ही सपोर्ट किया था। किस चीज़ के लिए, ब्रिटिशर्स की और उनके जो लैंडलॉर्ड्स की तरफ से जो भी एट्रोसिटीज़ कर रहे थे ना इंडियंस के ऊपर, उसके खिलाफ।
हाजी को बहुत अवेयरनेस थी इस बात की जो हिंदू मुस्लिम की जो यूनिटी है उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है, ठीक है। कॉजेज ऑफ द 1921 रिबेलियन, अब 1921 के अंदर एक रिबेलियन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, जब हाजी को एक खबर मिलती है कि उनके कंट्रीमैन और खिलाफत के जो लीडर अली मुसालियार है उनको अरेस्ट कर लिया गया है तिरुरंगीडी में, और जो मॉस्क है उसको लूट लिया गया कुछ पुलिस ऑफिसर के द्वारा, किल्ड इन द एंसुइंग फाइट, हाजी ने डिसाइड किया था कि अब वो हथियार उठाएंगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और उन्होंने एक बैंड ऑफ आर्मी यानी कि एक जत्था यानी कि सोल्जर्स का, आर्मी का एक जत्था इकट्ठा किया, ठीक है, और फिर रैली कर दी। उनके जो सिपाही वगैरह थे ना ब्रिटिशर्स के जिन्होंने ये सब किया था उनके अगेंस्ट रैली कर दी थी। उन्होंने इंश्योर किया था कि इस मूवमेंट का एक सेक्युलर कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम उन्होंने टारगेट किया था कि जो भी हेल्प करेंगे ब्रिटिशर्स की, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनको भी मारेंगे। आउटकम क्या हुआ था, एज अ रिबेलियन हेल्म्ड, हाजी जो थे ना उसको लीड कर रहे थे, गाइड कर रहे थे, ठीक है ना, हेल्म्ड बाय हाजी मतलब गाइडेड बाय हाजी, मैनेज्ड बाय हाजी। बहुत जगह पर ये जो रिबेलियन इनका जो मूवमेंट था ना ये फैल गया था, ठीक है। अर्नाड, वल्लुवनाद तालुक्स और अर्स्टवाइल जो मालाबार, अर्स्टवाइल का मतलब क्या होता है, जो पहले का जो मालाबार डिस्ट्रिक्ट था ना उसके अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स और जो लोकल पुलिस थे जो इनके लॉयल थे उनको तो इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जो बाकी जो सारे एरिया थे ना उस पूरे को पूरे इस लोकल रेबल ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। टेरिटरी को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था एक इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब उन्होंने इस जगह को अपना इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था अगस्त 1921 में, और हाजी उसके रूलर बन के रह गए थे, ठीक है। अगले 6 महीने तक हाजी ने एक पैरेलल खिलाफत रजीम चलाया, यानी कि खिलाफत रजीम जहाँ भी चल रहा था उसी के पैरेलल इस एरिया में भी उन्होंने अपने खिलाफत मूवमेंट के हिसाब से चलाया। हेडक्वार्टर थे नीलमपुर में, ठीक है, और उनका एक सेपरेट पासपोर्ट था, अपना खुद का करेंसी थी, अपना एक टैक्सेशन का अलग सिस्टम था इस एरिया में। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सटेंसिव आर्मी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ हिंदू मैन वॉज बिल्ट with the express aim of thwarting any attempt by the British to overthrow the खिलाफत रूल। जिस तरीके से ब्रिटिशर्स खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, खिलाफत मूवमेंट वैसे तो 1922 तक चली थी, 1922 तक, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका 1924 तक भी रह गया था। तो इस टाइम के अंदर एक बहुत ही एक्सटेंसिव आर्मी का इन्होंने स्थापना की थी, इसमें हिंदूज़ भी बहुत सारे थे, ठीक है ना। तो जो भी थ्वार्टिंग मतलब उनके खिलाफ जाना, जो भी अटैम्प्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स खिलाफत मूवमेंट को बंद करने के, उन सबके खिलाफ जाने के लिए इन्होंने एक आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट की थी, छोटा सा। टेनेंट्स वर ग्रांटेड द पावर ऑफ लैंड दे कल्टिवेटेड अलॉन्ग विद द टैक्स, यानी कि खेती बाड़ी के लिए वहाँ उस एरिया के अंदर जो भी थे उन सबको छूट दे दी गई थी। अब इनका रूल ख़त्म कैसे होता है, इनका रूल ज़्यादा दिन नहीं चल पाया था। 1922 में जनवरी के अंदर उन्हीं के एक अपने दोस्त ने इनको धोखा दे दिया, उनियन मुसालियार ने, यानी कि उन्नन मुसालियार एक दूसरा जयसिंह निकला। अब जयसिंह कौन था, आप लोगों को जिनको हिस्ट्री पढ़ी उनको पता है। जयसिंह का उदाहरण दिया जाता है, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आयाराम गयाराम का उदाहरण दिया जाता है, वैसे अगर आपका कोई दोस्त आपको कोई अपना आपको धोखा दे देता है तो उसके लिए जयसिंह का एग्जाम्पल दिया जाता है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया था, ब्रिटिश जज के पास लेके गए थे, वहाँ इनको डेथ सेंटेंस मिल गया था और इनके साथियों को भी। हाजी कौन थे, 1921 में मालाबार रीजन में क्या हुआ था, उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट एस्टेब्लिश कैसे किया था, खिलाफत मूवमेंट क्या होते हैं, आउटकम्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट क्या थे, ये सब मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया है, ठीक है जी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। अगले टॉपिक में हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री, GS1 का ही टॉपिक है। वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने सवाल आए नहीं हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड will include events from 18th century such as industrial revolution, world war, redrawing national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, their forms and effect on the society. आई जस्ट होप कि जिस तरीके से हम लोग मैं ये वाला पार्ट बार बार रिपीट करता हूँ हर न्यूज़ के अंदर, आप लोगों को कुछ कुछ आइडिया लगता जा रहा होगा डेली थोड़ा थोड़ा करने से कि GS1 के अंदर कौन से टॉपिक होते हैं, GS2 में, 3 में, 4 के तो बहुत ही कम आती है न्यूज़, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा आइडिया लगता जा रहा होगा। सो व्हाट इज़ विक्ट्री डे, रशिया ने 24 जून को सेलिब्रेट किया है 75th विक्ट्री डे, जिसमें एक मिलिट्री की परेड हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जो होना कब था, 9 मई को होना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया था कोविड-19 के पेंडेमिक की वजह से। अब ये विक्ट्री डे क्या है, विक्ट्री डे मार्क करता है एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 एंड द विक्ट्री ऑफ द अलाइड फोर्सेस इन 1945। अभी अलाइड फोर्सेस क्या थी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अलाइड पावर्स के अंदर आती हैं ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और USA, ठीक है, 4, और एक्सिस पावर्स में आती है जर्मनी, इटली और जापान। तो अलाइड फोर्सेस की जीत हो गई थी वर्ल्ड वॉर के अंदर, आपको सबको पता है कि ये लोग जीत गए थे। इसी के लिए एक रिमार्क दिया जाता है 1945 के अंदर। एडोल्फ हिटलर ने खुद को शॉट कर लिया था, खुद को गोली मार ली थी 30 अप्रैल को। 7 मई को जर्मन की जो ट्रूप्स थे उन्होंने सरेंडर, समर्पण कर दिया था, विच वॉज फॉर्मली एक्सेप्टेड द नेक्स्ट डे। तो यानी कि अगले दिन उसको जब एक्सेप्ट किया गया था, तो विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 9 मई। इसलिए 9 मई को ये रशिया क्या मनाता है, विक्ट्री डे। मोस्टली जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 8 मई, 8 मई को, ठीक है, एंड इट इज़ कॉल्ड विक्ट्री इन यूरोप डे।
ठीक है। तो वाई डज रशिया नॉट सेलिब्रेट विक्ट्री डे ऑन द सेम डेट? अब ये प्रीलिम्स में घुमा फिरा के पूछ सकते हैं मे बी, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया गया था 7 मई को, वो स्टिपुलेटेड किया गया था कि सारे जो हॉस्टिलिटीज़ हैं वो सीज़ करेंगे 23:01 के ऊपर, जो कि बर्लिन का टाइम था 8 मई को, और उस टाइम पर जो मॉस्को जो था वो 1 घंटा आगे था। इसी कारण उसका जो सीज़ फायर था वो मॉस्को के अंदर अगले दिन मनाया गया था। सिंपल टाइम जोन का इम्पैक्ट था, इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई पूछेगा ना कोई सेंस बनेगा इसका। हाँ, किसी को आपको पूरा इंटेलेक्चुअल अगर पार्ट दिखाना हो कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, उसके लिए आप बेशक इतना जान लो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक इनिशियल डॉक्यूमेंट साइन किया गया था इन द रीम्स, जो कि फ्रांस में है 7 मई को, लेकिन रशिया ने आर्ग्यू किया था कि कुछ जर्मन ट्रूप्स ने कंसिडर किया है कि जो सम जर्मन ट्रूप्स कंसिडर द रीम्स इंस्ट्रूमेंट अ सरेंडर टू दी वेस्टर्न अलाइज ओनली, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये जो सरेंडर है ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न अलाइज के लिए है। इसलिए जो फाइट थी वो कंटिन्यू हो रही थी ईस्टर्न यूरोप के अंदर, स्पेशली प्राग में। इसलिए सोवियत यूनियन ने डिमांड किया कि दूसरी साइनिंग करेंगे। एक सेकंड सरेंडर किया गया था, सेरेमनी की हुई थी, जो कि बर्लिन के पास हुई थी 8 मई के आसपास, ठीक है। इसलिए व्हेन इट वाज ऑलरेडी May 9 इन मॉस्को, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि हिटलर के मरने के बाद इतना लेट भी क्यों हुआ। बोथ टेक्स्ट स्टिपुलेटेड द फोर्सेज अंडर जर्मन कंट्रोल वर टू सीज ऑपरेशनल्स एट 11:01 इन द बर्लिन टाइम। 11:01 पे बर्लिन के लिए डिसाइड। बर्लिन क्या है? जर्मनी की कैपिटल है। देयरफॉर इन द आइज ऑफ सोवियत यूनियन क्या था? मतलब उस टाइम का जो USSR, जो रशिया था, बाद में तो इसका खैर कोल्ड वॉर वगैरह हुआ था, बाद में इसका विभाजन हो गया था। जो हेड थे जर्मनी के आर्म फोर्सेस के, उन्होंने सरेंडर किया था पर्सनली टू जोसेफ स्टॉलिन्स रिप्रेजेंटेटिव। जो जोसेफ स्टॉलिन के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको 9 मई को खुद जाकर पर्सनली सरेंडर समर्पण किया था। एंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर वाज साइंड इन द अर्ली आवर्स ऑफ दैट डे। मेजर कंट्रीज इन्वॉल्व आपको पता चल गई है, एक्सिस पावर आपको पता चल गई है। हमको ये जानना है कि क्या जो 24 जून की डेट है वो पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है इस चीज़ के लिए। जो सेलिब्रेशन थे इस साल के, ये पुश क्यों किए गए थे? क्योंकि कोविड-19 का पेंडेमिक था। लेकिन 9 मई से उठा के आपने सीधा 24 जून को क्यों रखा? 24 जून की भी एक सिग्निफिकेंस है। उस दिन तो सरेंडर हुआ था, विक्ट्री डे हुआ था। आफ्टर विनिंग द वॉर एंड हैविंग इट्स ओन विक्ट्री डे ऑन May 9, स्टालिन चाहते थे कि वो इस विक्ट्री को कमेमोरेट करना और सेलिब्रेट करना मिलिट्री परेड के साथ। तो 24 जून 1945 में उन्होंने विक्ट्री ओवर जर्मनी को एक इन द ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर सेलिब्रेट किया था, कमेमोरेट किया था। हैंस जो पहला विक्ट्री डे परेड हुआ था वो 24 जून को मॉस्को में हुआ था। इसलिए विक्ट्री डे परेड इस बार 9 मई को, इसलिए हैंस सिंस देन द विक्ट्री डे परेड्स हैव टेकन प्लेस ऑन May 9। तो इसलिए अब May 9 पता चल गया, 24 जून पता चल गया, टाइमिंग पता चल गया, 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स से आपको ये पता चल गए। ओके, इसके बाद GS पेपर 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 309 ऑफ IPC। देखो रिसेंट, और ये टॉपिक इसके अंदर कवर होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सेक्शन 309 IPC न्यूज़ में क्यों आया, पहले ये जान लेते हैं। इंडिया में रिसेंटली आप लोगों को पता होगा बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट किया था। तो उसी को लेकर एक सुसाइड की एक रिपोर्ट है, उसको थोड़ा सा डेटा हम लोग देख लेते हैं। ये डेटा आपको ज़रूरी होगा, हाँ बिल्कुल ज़रूरी हो सकता है, डेटा आपको याद करके रखना, नोट डाउन करना। इंडिया का जो हाईएस्ट सुसाइड रेट है ना, साउथ ईस्ट एशिया की पूरे की बात करते हैं तो इंडिया सबसे टॉप पे आता है उसके अंदर। और ये डेटा किसका है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। ये लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ था। इंडिया का जो सुसाइड रेट है ना वो 1 लाख पीपल, 1 लाख लोगों में 5 लाख लोग हैं जो सुसाइड करते हैं। एक्चुअल में ये देखने को मिल रहा है कि यार 1 लाख लोग में 5 ही तो कर रहे हैं, पर आप सोच के देखो जहाँ 130 करोड़ की आबादी होगी वहाँ पर कितने लोग सुसाइड कर रहे होते होंगे। तो ये डेटा बहुत ज़्यादा है, इट्स एक्चुअली वेरी हाई डेटा। और इंडिया फीमेल सुसाइड के अंदर 3rd नंबर पे आता है 14.7। अब ये मत समझना कि 14.7 में 0.7 ही आधा इंसान सुसाइड करता है क्या, 0.7%, ये एवरेज डेटा होता है, ठीक है। सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था इंडिया ने 2017 के अंदर, ठीक है। लेकिन सेक्शन 309 था ना इंडियन पिनल कोड का, वो अभी भी है। हम लोग यही जानेंगे कि क्या पार्ट था जिसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। सेक्शन 309 जो था जिसको अभी भी रखा हुआ है वो क्यों रखा हुआ है, इसका क्या क्या प्रिविलेजेस क्या हैं, प्रोविजंस क्या हैं, दोनों चीज़ जानेंगे। हु कैन बी बुक्ड अंडर 390 IPC, व्हाट पनिशमेंट डज इट कैरी। तो 390 के 390 नहीं 309, अच्छा गलती से कभी बोलते बोलते 390 बोल जाऊँ तो समझ जाना कि 309 बोलना चाह रहा था, वो फ्लो में निकल गया। तो सेक्शन 309 के अंदर किस किस को आप बुक कर सकते हो, किस किस के ऊपर आप चार्ज लगा सकते हो और उसमें पनिशमेंट क्या 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 मिलती है। कोई भी इंसान जो सुसाइड की अटेम्प्ट करेगा ना उसको आप सेक्शन 309 IPC के अंदर चार्ज कर सकते हो, बुक कर सकते हो। अब देखो जो इंसान अटेम्प्ट करेगा, अगर उसका अटेम्प्ट फेल हो गया,
मतलब कि वो बच गया और पता चल जाता है कि इंसान अटेम्प्ट करना चाह रहा था, तो उसको आप डेफिनेटली पनिश कर सकते हो। ठीक है, 1 साल तक की सज़ा मिलती है। कभी कुछ अलग अलग प्रोविजंस होते हैं 6 महीने की, फिर उसके बाद अगर दोबारा रिपीट करता है तो फिर 1 साल तक की हो सकती है। इस तरीके से फ़ाइन भी लग सकता है और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है जजेस के ऊपर। ठीक है, क्या सिचुएशन थी उसको स्टडी करके करते हैं। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया कि सक्सेसफुल हो गए तो सुसाइड हो ही जाएगा, फिर तो बचेगा ही क्या, पनिशमेंट किसको दोगे। तो ये जो कानून था ना, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ठीक है, 19th सेंचुरी के अंदर। तो उस समय के सोच विचार को रखते हुए तो उन्होंने कहा था कि सुसाइड करना एक क्राइम है, यानी कि स्टेट के अगेंस्ट। ठीक है, एज वेल एज आपका जो रिलीजन है ना उसके अगेंस्ट भी इसको क्राइम माना गया था। तो ब्रिटिशर्स की जो थिंकिंग थी ना, उस समय की थिंकिंग, उसके हिसाब से इस लॉ को बनाया गया था। करंटली कुछ 24 के आसपास कंट्रीज़ के अंदर ही ये अभी भी ये लॉ है। और वो क्यों है, क्योंकि उन कंट्रीज़ के अंदर ब्रिटिशर्स ने ही इस लॉ को इम्प्लीमेंट कराया था स्टार्टिंग के अंदर। तो वॉज इट रिपील्ड? जी नहीं, पूरा का पूरा रिपील्ड नहीं किया था, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई थी। सेक्शन जो 309 है ना, वो अभी भी कंटिन्यू करता है आईपीसी के अंदर। व्हाट हैज़ हैपन दो इज़ दैट जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था MHC 2017 का, ठीक है, जो कि जुलाई 2018 से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। देखो अभी रिसेंट में आया है 2017-18 के अंदर। तो ऐसे लॉ के बारे में निकल के आना, अगर एग्ज़ाम के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस लॉ ने क्या किया था कि सिग्निफिकेंटली जो स्कोप था ना सेक्शन 309 का, उसको स्कोप को थोड़ा सा कम कर दिया था। यानी कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है उसमें एक्सेप्शन डाल दी थी। अब क्या एक्सेप्शन डाल दी थी वो मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 115 क्लोज 1 जो MHCA का है ना, देखो ये जो MHCA कौन सा था, 2017 में आया था। इसका एक सेक्शन है 115(1), उसके अंदर उन्होंने ये कहा था भैया अगर आप जब सुसाइड अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, और आप फेल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है लोगों को पता चल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है। अगर ये पाया गया कि आपको स्ट्रेस था, ठीक है, आप स्ट्रेस के कारण, तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण आप अटेम्प्ट करना चाह रहे थे, तब तो आपको देखो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको सरकार जो होगी वो पूरी की पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। अब आगे क्या आ जाता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसी के अंदर सेक्शन 115 का क्लोज 2 के अंदर फिर सरकार आपको प्रॉपर केयर करवाएगी, आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर में आपको भेजेंगी। ठीक है, जिस तरीके से भी आपके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है वो सारी की सारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी। लेकिन अगर ये पाया गया कि आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं था, आप इंटेंशनली ये सब करना चाह रहे थे, या फिर आप कोई थ्रेट किसी के ऊपर इम्पोज करके तब ये करना चाह रहे थे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो समझ में आ गया ना कि MHCA ने किया क्या है इस एक्ट के अंदर। उन्होंने बस इसका सेक्शन 309 का थोड़ा सा स्कोप कम कर दिया है। पहले तो क्या होता था, कोई भी अटेम्प्ट करेगा ना, चाहे आप स्ट्रेस में हो चाहे आप नहीं, आपको पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी कि आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, सुसाइड में अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर कुछ केसेस ऐसे निकल के आ रहे थे बार बार, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी जिनके बारे में हम लोग नीचे जानेंगे। तो वहाँ देखा गया था कि यार लोग ना जानबूझ के नहीं कर रहे होते हैं, लोग इतना स्ट्रेस में, इतना डिप्रेशन में रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों को फर्दर और उनको क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना और उसको पनिशमेंट दे देना, उससे क्या है, उनको स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है और बढ़ ही रहा है। तो सेक्शन 115 के अंदर ही उन्होंने बता दिया, सेक्शन 115(2) के अंदर इन्होंने बता दिया कि अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो उसकी पूरी की पूरी रिहेबिलिटेशन का काम जो होगा वो सरकार का होगा। अब इस सेक्शन के साथ कुछ कुछ कंसर्न्स क्या कुछ हैं ये देख लेते हैं। यूज़ ऑफ दिस सेक्शन कैन पोटेंशियली डिप्राइव द विक्टिम ऑफ ट्रीटमेंट इन द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है, वो 1 घंटा होता है जब कोई भी इंसिडेंट होता है उसके विद इन जो होता है वो हायर चांसेस होते हैं किसी भी पेशेंट वगैरह को बचाने के, जो भी ट्रीटमेंट करने के। एज हॉस्पिटल्स वेट फॉर अ गो अहेड फ्रॉम पुलिस इन व्हाट वुड बी सीन एज अ मेडिको लीगल केस। देखो हो सकता है ना कि जनरली आप लोग क्या करते हैं गोल्डन आवर के अंदर ना, पुलिस रादर देन हॉस्पिटल जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, रादर देन गिविंग अ डायरेक्ट ट्रीटमेंट दे वेट फॉर द पुलिस कि हो सकता भाई कोई क्रिमिनल केस हो, ठीक है, इसको बचाने की कोशिश कर लेते हैं। इससे बेटर वो वेट करते हैं कि जो लोकल पुलिस वाले हैं वहाँ पे वो उनमें से कोई आए, कोई रिप्रेजेंटेटिव आए, उनसे बातचीत हो, ठीक है, तब उसको ट्रीटमेंट करने की बात करते हैं। तो वहाँ पर इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट अनस्क्रैपुलस हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ में मिसयूज़ अ सिचुएशन एंड एक्स्ट्रा चार्ज टू हश अप द केस। अभी कोई इंसान ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, ठीक है, वो स्ट्रेस में था नहीं था, लेकिन हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले उससे बातचीत कर ले कि ठीक है देखो भैया अगर हम तुम्हारा बता देंगे कि तुम स्ट्रेस में हो तो क्या कहते हैं हम तुम हमको थोड़ा सा पैसा दे दो, हम पुलिस वालों को बता देंगे कि तुम स्ट्रेस में थे और क्या कहते हैं तुम बच जाओगे, अदरवाइज़ तुमको तो पनिशमेंट मिलेगी, तुमको तो पुलिस वाले लेके जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा करप्शन वाला सीन आ जाता है। ठीक है, प्लस में इसी तरीके से जो पेशेंट वगैरह होते हैं वो सारे के सारे हैरेसमेंट भी करते हैं। जो डॉक्टर जो होते हैं पेशेंट का हैरेसमेंट भी करते हैं, प्लस करप्शन को इंक्रीज़ होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं इस टॉपिक से लेकर, सेक्शन 309 से लेकर। आर्ग्यूमेंट क्या है इसके फेवर के अंदर। अब कुछ लोगों ने ये बोला कि इसको हटाओ मत, इसको रखो, तो उसके प्रति आर्ग्यूमेंट क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप स्ट्रेस में थे तो आप कर रहे थे सुसाइड, वो जस्टिफाइड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या देखा गया है ना कि कुछ लोग होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आते हैं और धमकी देकर चले जाते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ ना तो मैं सुसाइड कर लूँगा। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए थे पास्ट के अंदर कि लोग नाइफ़ कैरी कर रहे हैं, ऑयल कैरी करके लेके आते हैं, ठीक है, ऑफिस के बाहर अपने आप को आग लगा लेते हैं, अपनी आप को जान दे देते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो अपनी लाइफ का थ्रेट देते हैं सामने वाले को
ठीक है। अब उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए सेक्शन 309 को अभी रखा गया। अगर ऐसा कोई थ्रेट देगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, उसको क्रिमिनल ही कंसिडर किया जाएगा। इसलिए 309 को पूरा का पूरा रिपील नहीं किया गया है। इस तरीके के केसेस जो थ्रेट टू लाइफ होते हैं ना, जो धमकी देने वाले होते हैं, उनको संभाल के रखने के लिए, ताकि उनके लिए भी कोई प्रोविज़न हो। उसके अलावा उनका कोई प्रोविज़न तो है नहीं ना, उसके लिए 309 को अभी भी हम लोगों ने रखा हुआ है। तो ध्यान रहे, बार बार MHCA ने थोड़ा सा स्कोप कम कर दिया था। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन मेंस में भी आ सकता है। ऑब्जर्वेशन क्या है सुप्रीम, अच्छा नीड ऑफ द आवर, नीड ऑफ द आवर क्या है, यानी कि इस समय किस चीज़ की जरूरत है। सेक्शन 309 IPC कैन बी रीडिफाइंड इन सच ए मैटर वेयर इट कैन स्टिल बी लेवरेज इन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस एंड नॉट बी यूज अगेंस्ट दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम जेन्युइन मेंटल हेल्थ इश्यूज़। वही कहना चाह रहा है कि इसको इतना ध्यान रखने की जरूरत है कि जो लोग एक्चुअल में मेंटल और हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं उनके प्रति कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ना चले, उनके प्रति कोई ऐसी कार्रवाई ना हो। लेकिन जो लोग इंटेंशनली कर रहे हैं या फिर किसी को डराने धमकाने के लिए कर रहे हैं, उनके प्रति सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए इस लॉ को यूज़ करके। सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन की ऑब्जर्वेशंस क्या क्या हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का एक केस है। एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने अपहेल्ड किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी सेक्शन 309 को वैलिड माना था। 1971 के अंदर लॉ कमीशन की 42nd रिपोर्ट आई थी, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि सेक्शन 309 IPC को आप रिपील कर दो। ठीक है, 71 के बाद 78 के अंदर ये बिल बन गया था, पास हो रहा था, लेकिन राज्यसभा ने इसको पास किया था। लोकसभा से ये पास नहीं हो पाया क्योंकि पार्लियामेंट जो था वो डिसॉल्व हो गया था, इसलिए बिल हमारा लैप्स हो गया। 2008 के अंदर लॉ कमीशन की 210th रिपोर्ट आई थी। ठीक है, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये जो अटेम्प्ट है ना सुसाइड का, इसको मेडिकल और साइकेट्रिक केयर की ज़रूरत है, आप वो चीज़ें कर दो लेकिन पनिशमेंट मत दो। मार्च 2011 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था पार्लियामेंट को दैट इट शुड कंसिडर द फीजिबिलिटी ऑफ डिलीटिंग द सेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप कोशिश करो, सोचो, थोड़ा विचार करो, एनालिसिस करो, रिसर्च करो कि क्या हम इस सेक्शन को ही डिलीट कर सकते हैं, क्या कोई पॉसिबिलिटी है। कोर्ट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब दिया हुआ है कोर्ट इनसाइट ने ढूंढ के, तो लिखना भी ज़रूर पड़ता है। सोशियोलॉजी वालों को पता होगा ये सब्जेक्ट, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑप्शन सब्जेक्ट में भी ये टॉपिक काम आएगा। करंट अफेयर्स में तो आने के चांसेस हैं। अभी बहुत एक सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड जो है एक बहुत बड़ा शॉक है नेशन के लिए। एक सच ए यंग टैलेंटेड एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट जब इस तरह का सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो ये टॉपिक दोबारा से उभर के निकल के आता है। देखो, जनरली टॉपिक्स जो है ना उभर के इसलिए आते हैं, ऐसा नहीं सुसाइड हो नहीं रहा है, आए दिन कोई ना कोई सुसाइड कर रहा होता है, लेकिन कोई जब इंसान नोन होता है, फेम में होता है, ग्लोरी में होता है, तो सबको पता चल जाता है, तो सडनली एक शॉक सा पहुंचता है सोसाइटी के अंदर, तब ये टॉपिक्स न्यूज़ में निकल के आ जाते हैं। ये हु कैन बी बुक्ड हो गया, की प्रोविजंस ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हो गया, लॉ कमीशन और उसके कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सेक्शन 115 ऑफ MHCA हो गया है। देखो, जब हम लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रख लेना, लॉ कमीशन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर से ही सेटअप की जाती है। पहला लॉ कमीशन जो था वो इंडिपेंडेंट इंडिया में सेटअप किया गया था 1955 के अंदर। 3 साल का इसका टेन्योर होता है। फंक्शन क्या करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के लिए एज एन एडवाइजरी बॉडी इसका रोल होता है। ठीक है, जो भी लीगल रिफॉर्म्स होते हैं ना इंडिया के लिए, उन सब में एडवाइजरी बॉडी का काम करता है। क्या इनकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होती है? जी नहीं, बिल्कुल भी इनकी रिकमेंडेशंस जो है बाइंडिंग नहीं होती है। पहला लॉ कमीशन जो था एस्टेब्लिश किया गया था, यानी कि देखो इंडिपेंडेंस के बाद तो 1955 में आ गया था, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ कमीशन जो कि ब्रिटिश राज में था, वो कब आया था? 1834 में। और वो किसके तहत आया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ ली उनको पता होगा चार्टर एक्ट क्या होता है। उस समय इसके चेयरमैन थे मैकॉले, ठीक है, लॉर्ड मैकॉले जिनको बोलते हैं। और इट रिकमेंडेड फॉर द कॉडिफिकेशंस ऑफ IPC CRPC। IPC होता है इंडियन पिनल कोड, CRPC होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगा, लॉर्ड मैकॉले को एक टाइटल दिया गया था फादर ऑफ डैश, ठीक है, तो उसका मुझे बताइए लॉर्ड मैकॉले को क्या बोला गया? जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी, उनको तो आता ही आता होगा। ये प्रीलिम से पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं लॉर्ड्स वगैरह के, उनके टैगलाइन वगैरह की डेफिनेशन की डायरेक्ट क्रॉस मैचिंग वाले। कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो अभी जो रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन के अप्रूवल हो चुका है 3 साल के लिए, 22nd लॉ कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 3 साल के लिए। ठीक है, और इसके अंदर कंपैरिजन की बात करें तो देख लेते हैं, एक फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे जिसमें मेंबर सेक्रेटरी होंगे। सेक्रेटरी होंगे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स के, जो कि एक्स ऑफिशियल मेंबर की तरह काम करेंगे। सेक्रेटरी होंगे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, वो भी एक्स ऑफिशियल मेंबर की तरह काम करेंगे। और 5 से ज़्यादा, 5 तक मैक्सिमम लिमिट है, पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। और कुछ है इसमें जानने का? नहीं, इसमें और कुछ है नहीं जानने का। अगर मेंस का क्वेश्चन देखते हैं तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल, अच्छा इन्होंने बना के दे रखा, आप इसी को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। रिसेंट ईयर्स में सुसाइड केसेस जो हैं उनको एक अलार्मिंग अटेंशन मिला है।
ठीक है, फॉर द अकाउंट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज़ हेल्थ बर्डन। हाँ देखो, अब सुसाइड करने वाले तो बेशक 1 लाख में 5 लोग हों, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ 5 लोग ही बीमार थे। मेंटली इश्यूज़ तो बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं। इवन आई हैव माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन फेज इन सम पास इन माई लाइफ। तो 2-3 सप्ताह तक मेरी भी हालत बहुत बुरी ख़राब थी, एंड पीपल अराउंड मी वर नॉट कंसिडरिंग मेंटल हेल्थ एज अ रियल इशू। सो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इंडिया के अंदर, इसको एड्रेस करना एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे एड्रेस की जाएगी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप लोग भी इसके बारे में ऐसे ही बात कीजिए। धीरे धीरे यही चीज़ होती है जो अवेयरनेस का फॉर्म ले लेती है। ठीक है, ऐसे नहीं कि हर इंसान को एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस चीज़ के बारे में बेशक इतना डीप में ना पता हो, बट व्हेन आई से वी नीड टू टॉक अबाउट इट, इतना कहना ही लोगों को प्रोवोक कर देता है कि ठीक है इसके बारे में बात होनी चाहिए, एंड देन एक्चुअली द टॉक स्टार्ट्स। ठीक है, इवेंचुअली ये होना स्टार्ट हो जाता है। सो एक रियल इशू था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टॉपिक कवर होता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस के अंदर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। पतंजलि कोरोना वायरस मेडिसिन। अभी रिसेंटली आप लोगों को न्यूज़ में सुनने को मिला होगा कि जो योगा के गुरु रामदेव जी हैं, उन्होंने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के अंदर एक मेडिसिन लॉन्च की थी, जिसका नाम उन्होंने कोरोनिल टैबलेट रखा था। ठीक है, और वो क्लेम ऐसा किया जा रहा है कि वो कोविड-19 की ही उन्होंने एक मेडिसिन इन्वेंट कर दी है। कोरोनिल टैबलेट, स्वासरी वटी और अणु तेल जो होता है ना, नोज़ में डालने का होता है। उन्होंने कहा था कि इसमें 100% फेवरेबल रिजल्ट्स मिले हैं जो उन्होंने अपने खुद के क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे। आगे क्या हुआ है, आयुष मिनिस्ट्री ने बोला है कि भैया आप इसकी जो एडवर्टाइजिंग है ना, उन सबको अभी के लिए रोक दो, क्योंकि इसकी आपने टेस्टिंग की है लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। कंसर्न आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स ड्रग्स की, स्पेशली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की हैं, वो रेगुलेट की जाती हैं। किसके अंडर, आपको ये जानने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो पतंजलि के योग गुरु के बारे में या फिर कौन से टैबलेट आई है। आपको ये जानना है कि वो कौन सा डिपार्टमेंट है आयुष मिनिस्ट्री का जो इस तरह की आयुर्वेदिक ड्रग्स को रेगुलेट करता है, अप्रूवल देता है, प्रोटोकॉल सेटअप करता है, प्रोविजन सेटअप करता है। वो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954। ये इनके प्रति एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है ना, ऑब्जेक्शनल का मतलब होता है, देखो कुछ टाइप की ऐसी मेडिसिन होती है ना, स्पेशली आप लोगों ने बहुत सुना होगा न्यूज़पेपर के अंदर, लोग सेक्सुअल ड्राइव को इंक्रीज़ करने के लिए ना बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर करते हैं मेडिसिन के बारे में। एक मूवी बन के आई थी अभी रिसेंटली, मेड इन चाइना करके ना, राजकुमार राव की। इस तरह की जो मेडिसिन वगैरह बनाने की बात करते हैं, इन सब एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए ही एक रेगुलेशन बोर्ड है, इसका नाम है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़, और ये एक्ट था 1954 का। ये सारे के सारे जो डायरेक्टिव्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और स्पेशली इसको भी कोविड आउटब्रेक के टाइम पे यूज़ किया जा रहा है। तो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये प्रोहिबिट करता है सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट्स और ड्रग्स की, रेमेडीज़ का मतलब होता है उपाय, जो क्लेम करती हैं कि इन मेडिसिन के अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, एंड मेक्स डूइंग सो कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब क्या होता है कि ये कानून के विधीन हो जाता है, अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट आ जाता है। फिर ये अगर आप इस तरह की मैजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली अगर आप ये क्लेम करते हो कि इसमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं और ये ऐसे ठीक कर देंगे, वैसे ठीक कर देंगे, उस टाइप की चीज़ें, इसमें पेनल्टी क्या होती है, मैक्सिमम 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट होता है। ठीक है, और फाइन हो सकता है ऑन द फर्स्ट कन्विक्शन, अगर पहली बार ऐसा करते हो। अगर दोबारा हो रहा है, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन हो रहा है, तो जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। जो कन्विक्टेड पार्टी है, जिनको दोषी करार गया है, अगर वो कोई कंपनी होती है, तो जितने भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे सारे के सारे मेंबर्स को गिल्टी यानी कि दोषी करारा जाता है। अब जो कानून है ना, वो ऐसी एडवर्टाइजमेंट ड्रग्स और रेमेडीज़ को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, किस टाइप की, जिसमें मिसकैरिएज और प्रिवेंटिंग कंसेप्शन इन वीमेन, यानी कि कंसेप्शन मतलब समझते हैं, द कंसेप्शन वो टाइम होता है, वो मोमेंट होता है व्हेन ए फीमेल कन्फर्म्स, यानी कि जो कंसीव करती है ना फ्रॉम मेल, स्पर्म जो कंसीव होते हैं, फिर जो फ्यूजन हो जाता है, व्हेन द सेल स्टार्ट्स फॉर्मेशन, वो उसको कंसीविंग बोलते हैं। व्हेन देयर इज अ कन्फर्मेशन कि नाउ द फीमेल इज़ कंसीव्ड, उस मोमेंट को बोलते हैं। तो वहाँ पर मिसकैरेज वगैरह को बचाने के लिए, या फिर मिसकैरेज हो जाए तो उन सबसे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, फिर एबॉर्शन वगैरह के लिए भी, इवन इस तरह की कोई भी मेडिसिन होती है, उन सबको लॉ प्रोहिबिट करता है कि आप ऐसी मेडिसिन का, ऐसी रेमेडीज़ का, ऐसी ड्रग्स का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। इंप्रूविंग और मेंटेनिंग द कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, कोई भी ऐसी मेडिसिन जो होती है आपकी सेक्सुअल ड्राइव को इंक्रीमेंट करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए अगर दावे करती है, उन सब के भी एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिशन है। करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं बहुत बार, मोस्ट ऑफ द तो मैं नहीं कहूँगा, बट मैनी फीमेल्स गो थ्रू सर्टेन टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। तो कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये दवाई खा लो, वो दवाई खा लो, उससे ठीक हो जाएगा। इस तरह की एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ही बैन है। क्योरिंग, डायग्नोजिंग एंड प्रिवेंटिंग एनी डिजीज़ और कंडीशन मेंशन्ड इन एन इंक्लूडेड स्केड्यूल, जो भी स्केड्यूल के अंदर इस टाइप की कोई भी मेडिसिन वगैरह या फिर जो भी डिजीज़ उन्होंने बता रखी है, उनके प्रति अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया, देन यू विल बी प्रोहिबिटेड, आपके अगेंस्ट ये एक्ट लगा दिया जाएगा।
डेफिनेशन की बात करते हैं, मैजिक रेमेडी की डेफिनेशन क्या होती है। देखो कोई भी तलिस्मान, मंत्र, एम्यूलेट, एम्यूलेट होता है गले में डालने वाला, जैसे कुछ लोग वो कुछ स्टोन्स वगैरह पहन लेते हैं ना, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें ये क्लेम किया जाए कि इसके तो मिराकुलस पावर्स हैं, जादू शक्तियाँ इसके अंदर आपको ठीक कर देंगे डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। मिटिगेट अ डिजीज़ इन ह्यूमंस और इवन इन एनिमल्स। मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की गंभीरता को कम करना। तो ऐसी किसी बीमारी की जो गंभीरता होती है उसको कम करने के लिए अगर कोई भी ड्रग्स, कोई भी दवाई जो अपना क्लेम करती है कि इसके अंदर जादू शक्तियाँ होती हैं, उन सबको इंक्लूड किया गया है किसमें, मैजिकल रेमेडी के डेफिनेशन के अंदर। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म बहुत क्लियर से वो कहना चाह रहे हैं कि भैया ये जो कानून है ना, इसको बहुत रेयरली आप इन्फोर्स करते हो, ठीक है, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत फ्रीली अवेलेबल भी हैं पब्लिक के अंदर, ठीक है। प्लस में उनके एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं मार्केट में, इवन न्यूज़पेपर में, प्रिंट में ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ठीक है। लॉ इज़ कंसिडर्ड सीवियरली आउटडेटेड, कहना ये चाह रहा है कि ये जो आपका कानून है ना बिल्कुल ही पुराना हो चुका है, ठीक है। एज ऑफ 14 ऑफ द डिजीज़, आपकी लिस्ट में जो 14 डिजीज़ ऐसी हैं जो अभी तक क्योरेबल हो भी चुकी हैं, और जो नई डिजीज़ हैं जैसे एड्स, वो तो उस लिस्ट के अंदर है भी नहीं। तो आपका जो कानून है 1954 का है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। इंस्टा लिंक के अंदर हम लोग जान लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मैजिक रेमेडी हो गया, व्हाट इज़ बैंड अंडर दिस साइड लॉ हो गया, पेनल्टीज़ प्रपोज्ड हो गया। GS3 का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, जो कि कवर होता है इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर। तो है क्या चीज़ ये, इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा ना टेक्निकल होगा, मैं समझाता हुआ चलूँगा, बहुत थोड़ा सा फोकस करके सुनना। जिन लोगों को आता है उनके लिए बहुत आसान होगा, जिनको नहीं आता है थोड़ी सी अटेंशन पे करना, समझ में आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। हाँ, जो डेटा होगा वो आपको कहीं नोट करना पड़ेगा, मे बी फ्यूचर में काम आए एग्ज़ाम में लिखने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने नया PPP लॉन्च किया है अभी, ठीक है, रिलीज़ किया है। क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है और किसके अंडर किया है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंदर। ये UN का ही होता है, ठीक है, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम, जो एडजस्ट करेगा डिफरेंसेस जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग में है अक्रॉस द इकोनॉमीज़, पूरे वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमीज़ के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस होता है ना, उस सबको एडजस्ट करने के लिए। ग्लोबली पूरे विश्व में 176 इकोनॉमीज़ ने पार्टिसिपेट किया था 2017 के साइकिल ऑफ ICP के अंदर। सुनते चलना, बताता चलूँगा साथ साथ, ये PPP क्या होता है, ICP क्या होता है, सब कुछ साथ साथ बताऊँगा जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे। इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेटा कलेक्शन इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि UNSC के अंडर आता है। अब ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है। UNSC दो होते हैं, एक होता है स्टैटिस्टिकल कमीशन, एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल। तो आपको पता होना चाहिए ICP जो है वो UNSC स्टैटिस्टिकल कमीशन के अंडर आता है। इसका गोल क्या होता है इस प्रोग्राम का, इस गोल में वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं परचेसिंग पावर पैरिटी विच आर वाइटल फॉर कन्वर्टिंग मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बी कंपेरेबल अक्रॉस इकोनॉमीज़। देखो PPP क्या होता है, एक होती है हमारी GDP नॉमिनल, एक होती है हमारी GDP PPP। नॉमिनल के अंदर क्या होता है, जो हमारा डॉलर होता है ना, वो मार्केट एक्सचेंज रेट के ऊपर सेट किया जाता है, ठीक है। अब मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से सपोज मान लेते हैं अभी $1 की जो वैल्यू है वो 75 रुपीज़ मान लेते हैं, पता नहीं, आई थिंक 74 चल रही है कुछ, लेकिन 75 रुपीज़ अभी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं $1 की। ये नॉमिनल GDP के अंदर होता है, क्योंकि मार्केट एक्सचेंज रेट चल रहा है। अब मार्केट एक्सचेंज रेट यहाँ पे क्या होता है, वो ये इतना वैल्यू कैसे होती है, ये डिपेंड करता है कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। जितनी ज़्यादा डिमांड डॉलर की होती है उतनी उसकी वैल्यू हाई बढ़ती चली जाती है। तो इंडिया के अंदर डॉलर की इतनी डिमांड है कि $1 की वैल्यू 75 रुपीज़ के इक्वल हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। PPP कैसे डिपेंड करता है, अब इंडिया की वैल्यू जो GDP नॉमिनल के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है 5th पे ना, सबसे टॉप पे US है, फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, फिर इंडिया है, फिर UK है, 5th नंबर पे इंडिया चल रहा है। लेकिन जब हम GDP PPP परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, यानी कि $1 के अंदर जो सामान US में ख़रीदा जाएगा वही उतने ही पैसे के अंदर इंडिया में वही सामान कितने रुपए में ख़रीदा जाएगा, वो जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और इसको रियल डॉलर का प्राइस बोलते हैं, जो कि फ़िलहाल आई थिंक 20 के आसपास चल रहा है। तो यानी कि $1 इज इक्वल टू 20 रुपीज़, ये परचेसिंग पावर पैरिटी में होता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, 3rd है। दोबारा समझाता है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। एक होता है GDP नॉमिनल, एक होता है GDP PPP, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। नॉमिनल के अंदर जो डॉलर की वैल्यू होती है ना हमारी, वो होती है मार्केट एक्सचेंज रेट, यानी कि डिमांड कितनी है डॉलर की उसके हिसाब से। उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, उसमें इंडिया की रैंकिंग क्या चल रही है, 5। GDP PPP के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि एक सामान जो है $1 में जितना सामान US में आएगा वही सामान इंडिया में कितने रुपए में आएगा, वो डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये रियल वैल्यू होती है डॉलर की, ध्यान रहे। जनरली इस वाली वैल्यू को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है जब हम लोग लाइवलीहुड की जो कॉस्ट होती है ना पूरे वर्ल्ड में, उसको इक्वेट करने की बात करते हैं। तो परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस केस में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 3rd पे चल रही है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, अलॉन्ग विद PPP ICP ऑल्सो प्रोड्यूस प्राइस लेवल इंडाइसेस। ये जो इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम है ना, ये ट्रिपल पी परचेजिंग पावर पैरिटी के अलावा और क्या प्रोड्यूस करता है, प्राइस लेवल इंडेक्सेस एंड अदर रीजनेबली कंपेरेटिव एग्रीडेट्स और जीडीपी एक्सपेंडिचर, यानी कि जीडीपी के रिगार्डिंग जितने भी टाइप के इंडेक्सेस वगैरह होते हैं ये सब कौन प्रोड्यूस करता है, आईसीपी। नेक्स्ट आईसीपी का जो कंपैरिजन होगा ना वो 2021 के रेफरेंस ईयर में कंडक्ट किया जाएगा। अब इंडिया की थोड़ी सी रैंकिंग देख लेते हैं, इंडिया और आईसीपी को देख लेते हैं। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया ऑलमोस्ट सभी आईसीपी के राउंड्स के अंदर जब से इसका इंसेप्शन हुआ। इंसेप्शन यानी कि आईसीपी कब से स्टार्ट हुआ, 1970 से। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी इंडिया की तरफ से है। मिनिस्ट्री ऑफ एसपीआई जो भी है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए, विच हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल आईसीपी। इंडिया के अंदर जो भी आईसीपी एक्टिविटीज़ होंगी वो कौन करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंडिया हैज़ बीन द को चेयर ऑफ आईसीपी गवर्निंग बोर्ड अलॉन्ग विद स्टैटिस्टिक्स ऑस्ट्रिया फॉर द आईसीपी 2017 साइकिल। ध्यान रहे इंडिया के पास ये गवर्निंग बोर्ड की वैल्यू, तो अभी रिसेंट डेटा है तो ये आपको एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछने के बहुत हाई चांसेस बन जाते हैं। वर्ल्ड वाइड स्टेटस की बात करते हैं तो परचेसिंग पावर जो इंडियन रुपीज़ का है ना यूएस डॉलर में जीडीपी लेवल के हिसाब से, तो अभी करंटली 20.65 चल रहा है। 2011 में 15.55 था। तो अब मैंने आपको बताया ना अराउंड 20 के आसपास चल रहा है परचेसिंग पावर पैरिटी का जो वैल्यू है। एक्सचेंज रेट जो यूएस डॉलर का इंडियन रुपीज़ का वो करंटली 65.12 है, जबकि उसी सेम पीरियड में 2011 के अंदर वो कितना था, 46.67। प्राइस लेवल इंडेक्स जो हमने बताया था ना कि आईसीपी जो होता है ट्रिपल पी के साथ साथ पीएलआई भी बताता है, मैंने आपको ऊपर देखो यहाँ बताया था, अगर आपको दोबारा दिखाता हूँ तो आपको याद आएगा। ये देखो सेकंड पॉइंट, आईसीपी के अंदर सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि प्राइस लेवल इंडेक्स भी बताता है ये। इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग क्या चल रही है कि द रेशियो ऑफ ट्रिपल पी टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग मार्केट एक्सचेंज रेट इज यूज टू कंप्राइज द प्राइस लेवल ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का प्राइस लेवल क्या है, तो इंडिया का 2017 में 47.55 है, 2011 के अंदर ही 42.99 था। अब इंडिया की पोजीशन देख लेते हैं एक बार ज़रा हम। 2017 के अंदर इंडिया ने रिटेन किया था और कंसोलिडेट किया था अपनी ग्लोबल पोजीशन को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, किसके मामले में, ट्रिपल पी के मामले में। ध्यान रहे, ठीक है, ट्रिपल पी की बात कर रहा है ये, विच अकाउंटेड फॉर 6.7%, दैट इज विच इज़ इक्वल टू 8,000 बिलियन यूएस डॉलर आउट ऑफ द वर्ल्ड का टोटल कितना था, 1,19,547 बिलियन यूएस डॉलर ऑफ द जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। ध्यान रहे, बार बार बोल रहा हूँ, ये जीडीपी ट्रिपल पी की बात कर रहा है। जीडीपी नॉमिनल के मामले में इंडिया थर्ड नहीं, इंडिया फिफ्थ रैंक पे आता है। और ट्रिपल पी के मामले में चाइना का 16.4% है, यूएस का 16.3% है और इंडिया का कितना है, 6.7%। देखो ट्रिपल पी के मामले में चाइना टॉप पे है, यानी कि यूएस से भी आगे है, लेकिन जब हम उस नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो यूएस टॉप पे है, चाइना सेकंड पे है और उनका गैप भी ज़्यादा है। तो इंडिया इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी शेयर इन ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन। ध्यान रहे, थर्ड रैंकिंग और किस चीज़ में है इंडिया की, ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन एंड ग्लोबल ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। दो चीज़ों में, तीन चीज़ों में रैंकिंग होगी इंडिया की थर्ड वर्ल्ड लेवल के ऊपर। एक तो ट्रिपल पी जीडीपी में, एक ग्लोबल एक्चुअल इंडिविजुअल कंजम्पशन में और एक ग्लोबल ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन में। रीजनल स्टेटस की बात करते हैं, यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। 2017 के अंदर इंडिया ने अपनी रीजनल पोजीशन विच इज़ सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो स्पेशली रीजनल यानी कि एशिया पैसिफिक की बात करते हैं, तो एशिया पैसिफिक में फिर टॉप पे कौन आ गया होगा, अगर इंडिया सेकंड पे है तो ऑब्वियसली बात है चाइना जाएगा टॉप पे, ठीक है। तो रीजनल की बात करते हैं तो 20.83% था। चाइना का जो था वो फर्स्ट पे था 15.76% और इंडोनेशिया थर्ड पे आता है 7.49%। India is also the second largest economy in the terms of triple P base share in regional actual individual consumption में। अब हम लोगों ने एक्चुअल इंडिविजुअल कंजप्शन के अंदर वर्ल्ड वाइड इंडिया की पोजीशन क्या थी, थर्ड थी, लेकिन अगर हम सिर्फ एशिया पैसिफिक की बात करते हैं तो एशिया में फिर वो सेकंड आ जाता है। 22 पार्टिसिपेटिंग इकोनॉमीज एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर, ध्यान दे 22 पार्टिसिपेटिंग इकोनॉमीज कहाँ पर, एशिया पैसिफिक रीजन में। जो परचेजिंग पावर पैरिटी है इंडियन रुपये की पर हांगकॉन्ग डॉलर, जो कि जीडीपी के लेवल पर, वो अभी थोड़ी सी लेवल पे है, इज़ नाउ एट 3.43 इन 2017, जो कि 2.97 थी 2011 के अंदर, यानी कि हांगकॉन्ग डॉलर के मुकाबले। एक्सचेंज रेट की बात करते हैं हांगकॉन्ग डॉलर की और इंडियन रुपीज़ की, तो विच इज़ 8.36 फ्रॉम 6.00 ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि 2011 में 6 थी और अभी 2017 के अंदर बढ़ के कितनी होगी, 8.36। ट्रिपल पी क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री वुड हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर कंट्री टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, यानी कि $1 के अंदर यूएस में सपोज कर, अच्छा इसमें ना एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, तो क्या सारे गुड्स की वैल्यू चेक की जाती है जब हम बोल रहे हैं कि भैया $1 के अंदर यूएस में क्या सामान आएगा और वही सामान इंडिया के अंदर कितने रुपये का पड़ेगा, तो क्या हर चीज़ का वैल्यू चेक किया जाता है, नहीं ऐसे नहीं होता है। ये ना सिर्फ ब्रांडेड आइटम्स को चूज़ करते हैं, हर सारे के सारे सर्विसेज और गुड्स इसमें सेट नहीं होते। जैसे एक पेप्सी का कर लिया,
ठीक है, एक कार का कर लिया, एक किसी प्लास्टिक के किसी आइटम का कर लिया, एक फूड आइटम का कर लिया। एक बास्केट बनाई जाती है, उस बास्केट के अंदर जो जो ऐड होते हैं ना वो होते हैं, सारे के सारे गुड्स ऐड नहीं होते हैं और वो सारे के सारे एक्सक्लूड भी नहीं होते हैं। स्पेशली जो इनका इंटरनेशनल मार्केट होता है ना, अब सैमसंग का फ़ोन है यूएस में बिकता है, इंडिया में बिकता है। एप्पल का फ़ोन है यूएस में बिकता है, इंडिया में बिकता है। ठीक है, इंडिया की पतंजलि की जो मेडिसिन वगैरह हैं वो इंडिया में बिकती है, और जहाँ जहाँ बिकती है वहाँ उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सचेंज रेट सेटअप करेंगे। तो परचेजिंग पावर उसके अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं। एक बास्केट बनाया जाता है सारे आइटम्स का, उसमें से कॉमन निकाला जाता है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन इसमें सारे के सारे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लें, कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। अच्छा, एक है ना यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, उसकी कॉम्पोजिशन और फंक्शन, ये मैं आपको बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये एस्टेब्लिश होता है 1947 के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है ये स्टैटिस्टिकल सिस्टम के अंदर हाईएस्ट बॉडी है वर्ल्ड की। मैंडेट की अगर बात करते हैं तो मैंडेट के अंदर इसके सारे रेजोल्यूशन नहीं थे इकोनॉमिक्स उसके इकोसॉक के, वो हमको भी पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हम लोगों को ये देख लेना है इसका। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग की बात करते हैं अगर, तो जुलाई 1999 में जो इकोसॉक कमीशन था ना वो एनुअली मीट करता था, ठीक है, 4 दिन के लिए सेशन के अंदर। और अभी रिसेंट की अगर बात करें तो इसका 51st सेशन चल रहा है। मेंबरशिप की बात करें तो 24 मेंबर कंट्रीज़ है इसके अंदर, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के ही इलेक्टेड कंट्रीज़ होते हैं इकोसॉक के। 5 मेंबर हैं अफ्रीकन स्टेट से, 4 हैं एशियन स्टेट से, 4 हैं ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 4 हैं लेटिन अमेरिकन और कैरिबियन स्टेट से, और 7 मेंबर हैं वेस्टर्न यूरोपियन और दूसरे स्टेट से। और इनका जो ऑफिस टर्म होता है वो 4 साल का होता है। ठीक है जी, कंपोजिशन मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कंपोजिशन यहीं पर था। हाँ, ये जो ब्यूरो की बात करते हैं ऑफिसर्स ऑफ द कमीशन, उसको ब्यूरो एज ए चेयरमैन होते हैं, 3 वाइस चेयरमैन होते हैं और रेपोर्टर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो कंट्री ऑफ ओरिजिन इन GEM प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केट बोलते हैं इसको। ये कवर होता है हमारा टॉप इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। चलो एक चीज़ आपको LPG बता देता हूँ, कुछ लोग उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस समझते होंगे। देखो 1991 के अंदर जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे ना, तो हम लोगों ने LPG का प्रिंसिपल को बहुत फॉलो किया था। LPG मतलब लिबरलाइजेशन यानी कि फ्रीडम दे देना, P मतलब प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी आने की परमिशन दे देना, और G मतलब ग्लोबलाइजेशन यानी कि वर्ल्ड वाइड अपना ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ओपन कर देना। तो हम लोगों ने इस चीज़ से स्टार्टिंग की थी LPG से। कंट्री ऑफ ओरिजिन GE प्लेटफॉर्म के अंदर सिंपल भाषा में बता देता हूँ, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के अंदर कुछ भी, क्योंकि ये किसी भी हद तक आप लोगों को वहाँ नहीं पूछा जाएगा, क्या कहते हैं मेंस में, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। GEM ना एक गवर्नमेंट मार्केट, एक नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मतलब सीधी सी बात है, सरकार को अपने जो भी चीज़ चाहिए होती है, लॉजिस्टिक्स चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, ठीक है, मान लो फर्नीचर चाहिए, मान लो कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है, और मान लो रिपेयरमेंट का काम करना है, मान लो प्लम्बिंग का काम करना है, इलेक्ट्रिसिटी का काम कराना है, तो सरकार अलग अलग टेंडर निकाल रही होती है, अलग अलग लोगों से यूज़ कर रही होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया है कि भैया जो स्पेशली MSME वाले हो गए और बिजनेसेस वाले हो गए, आप गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाओ, अपने आइटम के बारे में डिटेल डालो, ठीक है, उनके बारे में पोस्ट करो। गवर्नमेंट को कंपलसरी है कि सबसे पहले वो गवर्नमेंट ई मार्केट के जो वेबसाइट है वहाँ पे चेक करेगी जो भी डेटा अवेलेबल होगा, और उसके बाद उनको लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ सस्ती मिल रही है, यहाँ पर अच्छी चीज़ मिल रही है, अच्छी क्वालिटी की है, वहाँ से वो खरीदने की कोशिश करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपने ही मिनिस्ट्रीज़ के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया है ऑनलाइन, जो भी MSME वाला होता है, ट्रेडर होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, अपनी सारे के प्रोडक्ट्स को वहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। रिसेंट इसमें जो अपडेट आया है वो ये आया है कि भैया आप लोगों को अपने प्रोडक्ट वगैरह के साथ ये मैंडेटरी हो गया है, ठीक है, जब भी आप रजिस्टर करोगे, कोई भी नया प्रोडक्ट उस पर ऐड करोगे, आपको उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना पड़ेगा। और ये किसके तहत आया है? आत्मनिर्भर भारत के तहत। जिन लोगों को आत्मनिर्भर भारत के बारे में पढ़ना हो, मैंने अभी रिसेंटली विजन की मंथली कंपाइलेशन के अंदर वो टॉपिक कवर कर दिया इकोनॉमी की फर्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब बात ये आती है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन जिन लोगों को नए रजिस्टर करेंगे अपने प्रोडक्ट, उनको मेंशन करना है। तो जिन्होंने ऑलरेडी प्रोडक्ट रजिस्टर कर चुके हैं उनका क्या, उन लोगों को अपडेट करना पड़ेगा। और टाइम के ऊपर अगर आपका बाहर से इंडियन प्रोडक्ट है नहीं है, और आपको ये भी इंडिकेट करना पड़ेगा कि लोकल कंटेंट कितना है उस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया फिल्टर जो है उसको ऑन कर दिया गया है। बायर्स चूज़ कर सकते हैं कि टू बाय ओनली दोज प्रोडक्ट्स दैट मीट द मिनिमम 50% लोकल कंटेंट क्राइटेरिया, ठीक है। बायर्स की चॉइस है कि वो 50% लोकल कंटेंट क्राइटेरिया वालों को खरीदना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। बेसिकली इसमें गवर्नमेंट का ही एक मार्केट प्लेस होता है ये, तो इतना टफ है नहीं, टॉपिक बहुत समझ में आ गया। थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स फैसिलिटीज़ वगैरह दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है, इंडिविजुअल कोई भी प्रिस्क्राइब कैटेगरीज में गुड सर्विसेज में कर सकते हैं, लुक एस्टिमेट कंपेयर कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट प्लेस बाइंग फॉर द मेजॉरिटी ऑफ कॉमन यूजर आइटम्स, ठीक है। बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन एंड व्हेन एंड रिक्वायर्ड, कभी भी खरीद सकते हो, वेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी सबसे मेजर ये होता है, गवर्नमेंट के अंदर ट्रांसपेरेंसी आ गई है, ईज ऑफ बाइंग आ गया। यूजफुल फॉर द लो वैल्यू बाइंग एंड ऑल्सो बल्क बाइंग एट कॉम्पिटिटिव प्राइस यूजिंग रिवर्स ऑक्शन ई बाइंडिंग।
कॉन्टीन्यूस वेंडर रेटिंग सिस्टम, वेंडर्स की रेटिंग होती रहती है। रिटर्न पॉलिसी भी है, रिटर्न करना चाहो रिटर्न कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या है? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, सिक्योर है, सेव है और सरकार की सेविंग बहुत ज़्यादा रहती है। एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आई थी गवर्नमेंट, ये मैं कहूँगा अप्रिशिएबल है। ठीक है, दैट्स इट, हो गया डन। थैंक यू वेरी मच।